आज देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक बहस तेज है। एक ऐसी बहस जो सिर्फ नियमों और नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता, गरिमा, भय, भरोसे और लोकतांत्रिक चेतना जैसे बुनियादी सवालों को हमारे सामने खड़ा करती है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं डायलॉग्स का विशेष कार्यक्रम क्लियर कट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस के नाम से नई गाइडलाइन जारी की है, जो विवादों में है और इसके बाद कैंपसों में विरोध, समर्थन, आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। पोस्टर लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस उबाल पर है, तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक पक्ष कहता है कि यह गाइडलाइन भेदभाव के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आप भेदभाव नहीं करते तो आपको इस गाइडलाइन से परेशानी क्यों है, आपत्ति क्यों है? और अगर आप सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको डर है कि अब भेदभाव करना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि दरअसल भारत में समस्या सिर्फ भेदभाव की नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम भेदभाव को मापते भी भेदभाव के साथ ही हैं। संविधान कहता है कि जन्मस्थान, जाति, धर्म, लिंग या शारीरिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्रा जब दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में पढ़ने जाते हैं तो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता? यही तर्क महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर भी लागू होता है, क्योंकि संविधान भले ही लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी जारी है। ये एक अनवरत चलने वाली समस्या नजर आती है और जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए कानून बनाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह पुरुषों के खिलाफ है, जबकि सच यह है कि यह पुरुषों के खिलाफ बिल्कुल नहीं होता, बल्कि महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ एक युद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे यूजीसी की नई गाइडलाइन जाति के खिलाफ नहीं बताई जा रही, बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ मानी जा रही है। यह गाइडलाइन क्यों लाई गई, इसे समझना पहले जरूरी है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिकायत दर्ज कराने और समय पर कार्रवाई करने की प्रभावी व्यवस्था होती तो शायद ऐसी त्रासदी या इस तरह की मौतें रोकी जा सकती थी, जो रोहित के मामले में हुआ या पायल के मामले में हुआ। और इसी के बाद यूजीसी को 2012 की पुरानी गाइडलाइन अपडेट करने का निर्देश दिया गया। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर थे, जिन्होंने 2016 में अपनी जान ले ली और जिनकी चिट्ठी संस्थागत भेदभाव, सामाजिक अपमान और मानसिक प्रताड़ना की गवाही देती रही। वहीं डॉक्टर पायल तड़वी एक आदिवासी महिला डॉक्टर थी, जिन्होंने 2019 में मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में अपनी जान ले ली और जिनके मामले में यह सामने आया कि शिकायत तंत्र मौजूद होते हुए भी प्रभावी नहीं था। यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट लेकर पहुंचा तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2017-18 में जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई, यानी 118% से अधिक की वृद्धि। और इन्हीं हालातों में नई गाइडलाइन लाई गई, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। जिस पर पहला बड़ा विवाद यह है कि इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी इस पर लेकर एक विवाद छिड़ गया है और इक्विटी स्क्वाड को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं, जबकि भेदभाव की परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरा विवाद क्या कहता है? दूसरा और सबसे संवेदनशील विवाद 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली को लेकर है, जहां झूठी शिकायतों पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। तीसरा बड़ा विवाद क्या है?
वह यह है कि नियमों का फोकस मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के भेदभाव पर है, जिसे सामान्य वर्ग के छात्र और टीचर्स एक तरफा मानते हैं। उनका कहना है कि इससे सवर्णों को संभावित अपराधी की तरह देखा जा सकता है। जबकि चौथा बड़ा विवाद यूजीसी को दिए गए सख्त अधिकारों को लेकर है, जिसके तहत नियमों के पालन में कमी पाए जाने पर किसी संस्थान की मान्यता भी रद्द की जा सकती है या फंड रोका जा सकता है। और शिक्षाविदों का मानना है कि बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और स्पष्ट दिशा निर्देश के यह दबाव संस्थानों को प्रशासनिक डर में झोंक देगा। इसके बावजूद इस पूरी गाइडलाइन को सवर्ण विरोधी कह देना एक अधूरा और भ्रामक निष्कर्ष माना जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता और आर्थिक कमजोरी के आधार पर भी संरक्षण की बात कही गई है, जो किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कानून किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है, बल्कि यह है कि कानून का दुरुपयोग कैसे रोका जाए और इसकी कमियों को कैसे सुधारा जाए। लेकिन समस्या यह है कि राजनीति समाधान नहीं चाहती, क्योंकि समाधान से शांति आती है और शांति से वोट नहीं मिलते। अगर समाधान ही मकसद होता तो 2016 में रोहित वेमुला के बाद और 2019 में पायल तडवी की मौत के बाद ही सख्त सुधार हो जाते। लेकिन 2026 तक का इंतजार क्यों? 2026 में चुनावी माहौल के बीच अचानक कानूनों की याद आना कई सवाल खड़े करता है। और इसी बिंदु पर क्लियर कट में सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या यूजीसी की नई गाइडलाइन भेदभाव खत्म करने की ईमानदार कोशिश है या राजनीति की बिसात पर बिछाया गया एक और मोहरा? और क्या हम कानून के उद्देश्य को समझे बिना सिर्फ जाति के चश्मे से देखकर एक जरूरी बहस को और जहरीला बना रहे हैं? क्योंकि आज सवाल नियमों का नहीं, बल्कि नीयत का है, संतुलन का है और उस संविधान का है जिसके नाम पर हम हर 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं। ये पूरा मसला जो है एक विवादित मसला है। इसमें सवर्ण ये मान रहे हैं कि उनके लिए यह खतरनाक हो सकता है। तमाम किस्म के विरोध, तमाम किस्म के बयानबाजी सामने आ रही है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नमस्कार।